तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत एग्जीबिशन में एक धमाकेदार अंदाज से होती है। कस्टमर्स का ध्यान खींचने के लिए वैष्णवी और उसकी सहेलियां बांधनी साड़ी पहनकर एक बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस देती हैं। उनकी ये तरकीब काम कर जाती है और डांस खत्म होते ही सारे ग्राहक उनके स्टॉल पर भीड़ लगा लेते हैं। इधर दूसरी तरफ नॉयना ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसके स्टॉल से भीड़ गायब होकर वहां चली गई है। तो मिहिर उसे समझाता है कि सिर्फ बड़ा स्टॉल होना ही काफी नहीं है, बल्कि ग्राहकों को लुभाना एक कला है। वो लड़कियों की तारीफ करता है कि कैसे उन्होंने अपने कल्चर और परंपरा का इस्तेमाल मार्केटिंग के लिए किया है। लेकिन नॉयना अपनी ही स्टॉल की चीजों को बेहतर बताने लगती है, लेकिन मिहिर के कहने पर वो वैष्णवी के स्टॉल पर जाने को राजी भी हो जाती है। इधर दूसरी तरफ स्टॉल पर जब सेल्स गर्ल उन्हें हाथ से बने कपड़े दिखाती है तो नॉयना साफ कहती हुई नजर आती है कि ये उसकी पसंद नहीं है। इस पर मिहिर तंज कसते हुए कहता है कि ये उसकी पसंद जरूर है और वैसे भी उन दोनों की पसंद कभी मेल खाती ही नहीं। ये सुनकर नॉयना वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद मिहिर सेल्स गर्ल से ढेर सारे कपड़े पैक करने को कहता है। जब वो पूछती है कि ये किसके लिए हैं, तो मिहिर अपनी चाचियों और बेटियों का जिक्र करता है, लेकिन बातों बातों में उसकी जुबान पर तुलसी का नाम आते आते रह जाता है। वो बात को फिर संभालते हुए कहता है कि कलेक्शन इतना अच्छा है कि वो बस एक्स्ट्रा खरीद रहा है। इधर अंत में मिहिर वैष्णवी से उसके काकी के बारे में पूछता है, तो वैष्णवी बताती है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ पाई। तो मिहिर को अफसोस होता है कि शायद उनकी मुलाकात किस्मत में नहीं है, लेकिन वैष्णवी उसको भरोसा दिलाती है कि वो काकी से जरूर मिलेंगे। फिर जाते जाते मिहिर काकी के लिए अपना ख्याल रखने का संदेश छोड़ता है वैष्णवी को। दूसरे सीन में वृंदा हड़बड़ाते हुए घर पहुंचती है। बच्चों के स्कूल से लौटने का वक्त हो रहा होता है, इसलिए वो सीधे रसोई की तरफ भागती है ताकि जल्दी से खाना बना सके। लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है। खाना पहले से ही बनकर तैयार हो चुका होता है। इधर हैरानी में वो तुरंत अंगद को फोन मिलाती है, लेकिन फोन की घंटी घर के अंदर से ही बजने लगती है। फिर वो फोन ढूंढने आगे बढ़ती ही है कि अचानक अंगद सामने आ जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि आज काम से जल्दी फुर्सत मिल गई थी, इसलिए वो आ गया। क्योंकि वृंदा रोज उसकी इतनी सेवा करती है, इसलिए आज उसने सोचा कि क्यों ना वो भी अपनी बीवी को थोड़ा आराम दे। उसने बड़े प्यार और मेहनत से ये सारा खाना खास उसके लिए बनाया होता है। इधर वृंदा को उसके पति का खाना बनाना थोड़ा असहज लगता है। वो कहती है कि वो खुद आकर ये सब कर लेती, अंगद को तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी। लेकिन अंगद उसे प्यार से समझाता है कि घर के सारे काम अकेले करने का ठेका सिर्फ वृंदा ने नहीं ले रखा है। फिर वो समाज की उस पुरानी सोच को खारिज करता है जहां घर के काम सिर्फ औरतों की जिम्मेदारी माने जाते हैं। फिर अंगद साफ लफ्जों में कहता है कि उनके घर में बराबरी होगी, जो काम वृंदा कर सकती है वो अंगद भी कर सकता है। फिर वो पुरानी यादें ताजा करते हुए कहता है कि कैसे उसकी माँ ने बचपन में उसे और ऋतिक को किचन का काम सिखाया था ताकि वे हर जिम्मेदारी उठा सकें। इधर बातों बातों में ये सब कहकर अंगद की आंखें भर आती है और उसे अपनी माँ की बहुत याद सताने लगती है। वो कहता है कि शायद किस्मत साथ दे जाए, इसी उम्मीद से वो मंदिर भी गया था। वृंदा भी कहती है कि वो भी इसी आस में मंदिर गई थी कि शायद कल की तरह आज भी माँ दिख जाए। जहां अंगद इस बड़े शहर में उन्हें ढूंढने को लेकर परेशान होता है, वहीं वृंदा को दिल से महसूस होता है कि माँ उनके आसपास ही है। तभी एक बहुत ही अहम पल आता है। अंगद की नजर वृंदा के फोन के पीछे चिपकी उस पर्ची पर पड़ती है जिस पर तुलसी का नाम और नंबर लिखा होता है। वो उस पर्ची को पढ़ने के लिए उठाता ही है कि तभी बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। बच्चों के पिता से गले मिलते ही वो पर्ची अंगद के हाथ से छूटकर पास रखे पानी के जग में गिर जाती है और पूरी तरह भीगकर खराब हो जाती है। इधर वृंदा फौरन पानी के जग से उस भीगी हुई पर्ची को बाहर निकालती है। पर्ची को देखते ही उसे याद आने लगता है कि ये वही कागज है जो फिजियोथेरेपी सेंटर में चपरासी ने मैनेजर को किसी अर्जेंट कॉल के लिए दिया था, जो गलती से उसके पास रह गया। तो पानी में गिरने की वजह से पर्ची पर लिखा नाम तो धुंधला होकर मिट चुका होता है, लेकिन खुशकिस्मती से फोन नंबर अब भी साफ दिखाई दे रहा होता है। अंगद कहता है कि कागज तो खराब हो गया है, लेकिन वृंदा उसको समझाती है कि नाम भले ही मिट गया हो पर नंबर सुरक्षित है और ये किसी के लिए जरूरी भी हो सकता है। ये कहकर वो पर्ची वापस लौटाने के लिए वहां से निकल जाती है। दूसरे सीन की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहां एक तरफ वृंदा ऑटो से उतरकर पैदल जा रही होती है, वहीं दूसरी तरफ उसी रास्ते पर तुलसी एक ऑटो वाले को पैसे देने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके पास खुले पैसे नहीं होते। तो खुले पैसे मांगने के लिए तुलसी वहीं से गुजर रही वृंदा को पीछे से आवाज देती है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वो अपनी ही बहू को पुकार रही है। इधर तुलसी वृंदा के बेहद करीब जाकर पूछती है कि क्या उसके पास चेंज मिलेंगे। फिर जैसे ही वृंदा वो जानी पहचानी आवाज सुनती है, वो तुरंत पलटती है। सामने तुलसी को खड़ा देख वृंदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तुलसी भी उसे देखकर हैरान रह जाती है। इधर हैरानी के कुछ पलों के बाद भावनाओं का बांध टूट जाता है और वृंदा रोते हुए तुलसी के गले लग जाती है। दोनों एक दूसरे को माँ और बेटा कहकर पुकारते हैं, लेकिन अगले ही पल वृंदा का जमा हुआ दर्द शिकायतों के रूप में बाहर आने लगता है। वो तुलसी से कहती है कि आपने मुझे बेटा तो कहा, लेकिन कभी उस रिश्ते को निभाया नहीं। अगर सच में माना होता तो आप उस मुश्किल वक्त में हमें छोड़कर नहीं जाती।
वो याद दिलाती है कि एक माँ अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पालने में लगा देती है, लेकिन जब बच्चों को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने मुंह मोड़ लिया। इधर वृंदा रोते हुए कहती है कि आपका दुख बड़ा था, हम जानते थे, इसलिए हम आपका सहारा बनना चाहते थे, लेकिन आपने एक चिट्ठी छोड़कर सब खत्म कर दिया। आपको लगा कि हम चिट्ठी पढ़कर मान लेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। वृंदा ताना देती है कि आपने कहा था तुलसी और वृंदा नाम का मतलब एक ही है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह होती तो ऐसा कभी नहीं करती। परिवार में आप ही मेरा इकलौता सहारा थी जिन्होंने मुझे अपनाया था, और आप ही मुझे छोड़कर चली गई। इसके बाद वृंदा अंगद का जिक्र करती है कि कैसे एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता जब वो अपनी माँ को याद करके रोता ना हो। वो रोज सोचता है कि उसकी माँ कहाँ होगी और किस हाल में होगी। फिर वृंदा कटाक्ष करती है कि तुलसी का मतलब तो औषधि होता है जो चोट ठीक करती है, लेकिन आपने तो हमें गहरा जख्म दिया है। हमने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी आपने हमसे और अपने पोता पोती से रिश्ता तोड़ दिया। यह सुनकर तुलसी हैरान होती है। वृंदा बताती है कि अगर आप उन बच्चों से नहीं मिलती तो हमें कभी पता नहीं चलता कि आप मुंबई में हैं। तुलसी के पूछने पर वृंदा खुलासा करती है कि मंदिर में जिन बच्चों को तुलसी ने अनजाने में प्यार और आशीर्वाद दिया था वे कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पोता पोती अक्षय और माधवी हैं। ये सच्चाई जानकर तुलसी फूट फूट कर रोने लगती है कि वो अपने ही खून को पहचान नहीं पाई। इधर गुस्से में वृंदा कहती है कि उसे तुलसी से नहीं मिलना और ना ही गले लगना है, क्योंकि उन्होंने बहुत दिल दुखाया है उनका। लेकिन जब तुलसी प्यार से उसका हाथ पकड़कर पूछती है कि क्या वो अपनी माँ को माफ नहीं करेगी, तो वृंदा पिघल जाती है और दोबारा उनके गले लग जाती है। इधर आखिर में तुलसी बताती है कि वो पिछले 6 सालों से अंजार में रह रही है और यहाँ सिर्फ एग्जीबिशन के लिए आई है, तो वृंदा इसे इत्तेफाक मानने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि आप हमारे लिए ही यहाँ पर आई हैं। फिर वो तुलसी को अपनी कसम देती है और जिद करती है कि उन्हें घर चलकर अपने पोता पोती से मिलना ही होगा। इस कसम पर तुलसी एकदम खामोश रह जाती है, कुछ नहीं बोलती। एपिसोड के दूसरे सीन में ऋतिक काफी परेशानी हालत में कलेक्टर ऑफिस में फोन करता है। वो रिसेप्शनिस्ट से जिद कर रहा होता है कि उसे कलेक्टर मिस सिन्हा से अभी इसी वक्त मिलना है, क्योंकि मामला बहुत अर्जेंट है। वो अपनी मजबूरी कहता है कि वो पहले खुद ऑफिस आया था, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट के उसे मिलने नहीं दिया गया। तो इत्तेफाक से जब रिसेप्शनिस्ट ऋतिक से बात कर रही होती है तभी मुन्नी वहां से गुजरती है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि ये कल वाले वही शख्स है जो अपना कार्ड छोड़ गए थे और अब मुलाकात के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुन्नी तुरंत हामी भरते हुए कल सुबह 11 बजे का अपॉइंटमेंट दे देती है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ऋतिक को समय बताती है, लेकिन साथ ही एक सख्त चेतावनी भी देती है कि मैडम को लेट लतीफी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ठीक समय पर पहुंच जाना। तो ऋतिक राहत की सांस लेते हुए वादा करता है कि वो वक्त से पहले ही आ जाएगा। इधर फोन रखने के बाद वो खुद से कहता है कि चलो अपॉइंटमेंट तो मिल गया, अब बस कल परमिशन भी मिल जाए। दूसरी तरफ घर पर अंगद बच्चों को पढ़ाने और खाना खिलाने में व्यस्त होता है। तभी वृंदा इधर रोते हुए वहां पहुंचती है और बताती है कि माँ मिल गई। ये सुनते ही अंगद बदहवास होकर दरवाजे की तरफ दौड़ता है और माँ को पुकारता है, लेकिन बाहर किसी को ना पाकर वो वृंदा पर आकर बरस पड़ता है कि इतने सालों बाद माँ मिली और वो उन्हें अकेले छोड़ आई। इधर वृंदा रोते हुए बाहर की तरफ जाती है और अंगद भी उसके पीछे पीछे आता है, ये अफसोस जताते हुए कि अब पता नहीं माँ कहाँ होगी। तभी वृंदा उसे पकड़कर सामने की ओर इशारा करती है। तो अंगद जब नजरें उठाता है तो सामने तुलसी को आते हुए देखता है। तो माँ को अपनी आंखों के सामने देख अंगद भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और रोते हुए शिकायत करता है कि वो खुद को समझती क्या है। तो तुलसी तुरंत आगे बढ़कर उसे गले लगा लेती है और दोनों माँ बेटे के आंसुओं के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नया एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।